हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और गॉसिप विद गरिमा के स्पेशल सीरीज जर्नलिस्ट अड्डा के सबसे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, क्योंकि आज हमारे साथ एक न्यूज एंकर जुड़ चुकी है, दीपा बाफिला जी, जो कि फिलहाल फर्स्ट इंडिया न्यूज में एज एन एंकर काम कर रही हैं। आज हम उनसे रूबरू होंगे, उनके सफर के बारे में जानेंगे कि इस इंडस्ट्री में उनका अब तक का सफर कैसा रहा, आगे के उनके क्या प्लान्स हैं, वो एंकर कैसे बनी, ये सब कुछ आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम सबको जानने को मिलेगा। सबसे पहले दीपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नलिस्ट अड्डा में। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि आप इस इंडस्ट्री में कितने सालों से हैं, फिलहाल कहाँ पर काम कर रही हैं, कैसा आपका सफर रहा है। थैंक यू सो मच गरिमा, मुझे बुलाने के लिए और अपने व्यूवर से मिलाने के लिए। अ, जैसे कि आप जानती हैं, आप काफी लंबे वक्त से मेरे टच में भी हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, अभी राजस्थान में हूँ। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान यहाँ का रीजनल चैनल है। और मुझे आपने पूछा कि मीडिया में कितना वर्क हुआ, कितना टाइम हुआ। मुझे 4 साल अप्रोक्स हो गए हैं मीडिया में, और लंबे वक्त से मैं एंकरिंग ही कर रही हूँ। पहले यूपी में ही थी, फिर यूपी के बाद फिर राजस्थान में शिफ्ट हुई हूँ। ऑलमोस्ट अभी तक का सफर तो अच्छा है। आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि अभी तक का अगर आपका सफर अच्छा रहा है तो आगे भी इससे और कहीं ज्यादा अच्छा हो। दीपा, आगे के क्या प्लान्स हैं, क्योंकि एंकर अभी तो आप कर रहे हो, मतलब क्या लगता है कि आप कितना और ज्यादा वक्त इस इंडस्ट्री में, मतलब और क्या ड्रीम्स हैं, क्योंकि जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हम सब यही सोच कर आते हैं कि हमें टीवी पर दिखना है, एंकर बनना है। तो फिलहाल वो ड्रीम तो आपका भी पूरा हो चुका है, टीवी पर आने का, एंकर बनने का, लेकिन अभी आगे और कहाँ तक जाना है, क्या हम जान सकते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, क्योंकि अभी तो जस्ट बोलते हैं ना कि शुरुआत है, और शुरुआत ही ये वक्त अभी चल रहा है। लेकिन अभी बहुत कुछ लंबा वक्त बाकी है, क्योंकि ये शुरुआत में जब आए थे तो सोचा नहीं था कि मीडिया में ही रहना है। तब आ गए थे कॉलेज टाइम में। नया नया जोश होता है मीडिया को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, और सोचा भी था कि चलो देखते हैं, जो होगा देख लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मीडिया में आने के बाद आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक बार कहते हैं ना कि अगर आप एक बार पत्रकारिता के फील्ड में घुस गए तो फिर आपको वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भले ही आप वहां पे एंकर हैं, एज एन एंकर वर्क कर रहे हैं, या फिर रिपोर्टर हैं, कुछ भी है, बस आप पत्रकार हैं तो आप वहीं पे उलझे रहेंगे। और ये वाकई में सच भी है, क्योंकि कॉलेज टाइम में आप कॉलेज कर रहे हैं, फिर अचानक से आपने मास कॉम किया, फिर मास कॉम के बाद अगर आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, फिर एंकरिंग, ऑल दीज थिंग्स, तो फिर यही होता है कि आप एक बार सेटल हो जाएं, अच्छे से आपको वो चीज मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। और शुरुआत से एंकरिंग का मेरा पूरा सपना था, और ख्वाहिश भी थी कि एंकरिंग मैं करूं, एंकर बनूं, और वो हुआ भी। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि टीवी में आने का जो सपना है वो ऑलमोस्ट पूरा हुआ, लेकिन नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि शुरुआत है। अभी जस्ट हम लोग दिखे हैं थोड़ा सा स्क्रीन पे, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे चीजों को संभालना है, लेकिन अभी बहुत लंबा वक्त बाकी है। और आने वाले 3-4 सालों में, या फिर मैं कहूँ 5 साल में, जहां अभी है उससे भी आगे हम पहुंचे, या फिर मैं जाऊं और आगे चल के आपको मैं इंटरव्यू दूं। मैं तो ये बिल्कुल चाहूंगी कि बिल्कुल। और भी नाम के साथ। बिल्कुल, मैं वेट करूंगी उस दिन का दीपा, और हम सब यही दुआ करेंगे कि आप बहुत आगे जाएं और फिर से एक बार हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन दीपा, जैसे कि थैंक अभी भी आप एक बहुत अच्छा मतलब एंकरिंग कर रही हैं, और हम लगातार देखते हैं आपकी, बहुत सारे हमने शोज देखे हैं। जब आप भारत समाचार में थी तो बहुत मैंने सुना है ऐसा वहां के लोगों से कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है एक वक्त ऐसा था जब आप अकेली फीमेल एंकर थी और लगभग पूरा दिन आप एंकरिंग करती थी। तो बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ में बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन दीपा, अभी आपने एक बात कही कि आप शुरुआत से ही एंकर बनना चाहती थी। तो ये शुरुआत कब थी, मतलब जब आप कौन से क्लास में थी आपने सोचा होगा कि आप इस इंडस्ट्री में आएंगी, या फिर जब आप कॉलेज में गई तब आपने सोचा, कब ये सपना, मतलब कब ये दिमाग में आया कि इस फील्ड में जाना चाहिए, एंकर बनना चाहिए, ऐसा ऐसा, ऐसा कब हुआ। टू बी ऑनेस्ट, मैं बताऊं गरिमा, तो पहले मेरा सपना ये नहीं था कि मैं एंकर बनूं, या फिर मैं मीडिया में जाऊं, या पत्रकार बनूं। पहले मुझे लगता था कि कैसे मैं एक्टिंग में जाऊं, क्योंकि हम लोग थिएटर वगैरह करते थे। जब मैं स्कूल में पास आउट हुई थी और 12th मैंने पास किया था, उसके बाद मैं कॉलेज जब एंटर में कर रही थी कॉलेज में, उसी वक्त थिएटर का हम लोग को बहुत कीड़ा था कि चलो जाके थिएटर हम लोग ज्वाइन कर लें। फिर 2-3 हमने प्रोग्राम भी किए। उसके बाद ये हुआ कि एक्टिंग में कैसे जगह मिलेगी, या फिर एक्टिंग में हम कैसे अंदर जा सकते हैं। तो किसी उस वक्त कॉलेज का एक सर्कल होता था फ्रेंड्स का, किसी ने बोल दिया हम लोग ऐसे ही अब
वॉक पे निकले हुए थे, किसी ने बोला कि अरे एक्टिंग करनी है तो क्यों ना पहले एंकर बन जा, क्योंकि एंकर अगर बनेगी, टीवी में एंटर अगर हो जाएगा, उसके बाद देख लेना आगे कहीं पे भी ऑप्शन होगा तो फिर अपॉर्चुनिटीज तो ऐसी मिलती है। उसके बाद फिर और एकमात्र मुझे याद है कि अब जहाँ से मैं आती हूँ, हल्द्वानी से मैंने स्टडीज वगैरह की है, अपना बीएससी मैंने कंप्लीट किया है। और बीएससी का फर्स्ट ईयर मेरा था, उसी बीच किसी ने ये बोला कि मास कॉम के लिए इंस्टीट्यूट कोई खुला है, वहां वो लोग अब ले रहे हैं और पहला बैच है जिसकी तैयारी वो लोग कर रहे हैं। और उसी वक्त हम लोगों ने एडमिशन लिया अचानक से बीएससी के फर्स्ट ईयर में। मैंने बीएससी भी अपने मास कॉम के बीच ही किया। और जब मैं अपना मास कॉम कर रही थी, पहला साल मेरा था, उसी साल मैंने बीएससी भी कंप्लीट की। उसके बाद उसी साल, क्योंकि डिप्लोमा ही मैं कर रही थी मास कॉम के लिए, मैंने ज्यादा डिग्री वगैरह मास्टर वगैरह नहीं किया है। शुरुआत में जब मैं डिप्लोमा कर रही थी, उसी वक्त हमारे बॉस ने बोला कि लखनऊ में इंटरव्यूज चल रहे हैं एंकर्स के, एक चैनल है जो अभी ही लॉन्च हुआ है, उसको जरूरत भी है एंकर्स की। तो सर ने अप्रोच किया और हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, जब मौका मिल रहा है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। फिर हम लोग लखनऊ आए। और मुझे याद है कि हम लोग के बैच में 30 से 40 बच्चे थे, लेकिन हम लोग सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए सिर्फ 6-7 बच्चे। और उसमें से जब हम लोग लखनऊ आए इंटरव्यू के लिए, तो उसमें से सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया, एक मैं और एक कोई लड़का था कैमरा में। तो 2 लोगों को हुआ। और साथ ही उस वक्त घर वालों का भी ये था कि अभी पढ़ाई कर रही हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपका के साथ अगर ये होता है डिस्टरबेंस होगा, फिर नहीं कंप्लीट हो पाएगा। फिर उस वक्त ये लालच मन में आता है कि जब अगर आपका एंकरिंग में हो रहा है, एंकर की कुर्सी आपको मिल रही है, आपका सपना यही तो था कि टीवी पर आपको आना था, टीवी पर दिखना था, तो फिर मुझे लगा क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। फिर मैंने साथ साथ ही अपना शुरू भी की, एंकरिंग भी शुरू की, और साथ ही फिर बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर कंप्लीट। एंड देन अभी मैं राजस्थान हूँ, वहां पे 3 साल मैंने यूपी में अपने दिए, और उसके बाद चौथा साल मेरा यहाँ राजस्थान में चल रहा है। बिल्कुल, यानी काफी कुछ मशक्कत करनी पड़ी, अचानक से ही प्लान बना, लेकिन इसके बावजूद आपने अभी बहुत कहा कि घर बहुत वाले भी ये कह रहे थे कि अभी पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब एकदम से जॉब, तो उसके लिए घर वालों को कैसे मनाया? उसके लिए तो बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, उसके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि एक नॉर्मल सा स्टेट ऑफ माइंड होता है घर वालों का भी, या फिर अपने रिलेटिव्स का, सबका यही होता है कि आप ये फील्ड सेफ नहीं है, या फिर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, आप जाएंगे तो भटक जाएंगे। कहाँ अच्छा खासा आप बीएससी कर रही है, फिर एमएससी कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए। और पूरा सोच के जब मैं घर से निकली थी, क्योंकि बेसिकली हूँ मैं पिथौरागढ़ से, हल्द्वानी से 200 किलोमीटर आगे है, और वहां से फिर मैं हल्द्वानी पढ़ने के लिए आई थी। उस वक्त ये सोच के आई थी, घर वालों ने भेजा इसलिए था कि आपको हल्द्वानी जाके बीएससी करना है। बीएससी का सपना था, लेकिन वहां के फिर मासकॉम का कीड़ा। उसके बाद फिर घर वालों को मनाने, मम्मा को तो हालांकि ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं आई, मम्मा तो क्योंकि साथ थी, उन्होंने बोला कि जो करना है कर। लेकिन बाकी जो और मेंबर्स होते हैं फैमिली में, रिश्तेदार, सब लोगों को कि थोड़ा ठीक है ना कि बच्ची कर रही है तो करने दो। उसके बाद फिर जब मैं यूपी में आई, मैंने बताया आपको कि जब जो मेरा पहला चैनल था, वहां पे जब मैं जॉब करने लगी, वहां पे जब मैं रही 1 साल, फिर सैलरी भी मिल रही है, और लोग मुझे टीवी पर भी देख रहे हैं। मैं घर पे बताती थी मम्मी को कि मैं इस चैनल पे आती हूँ, आप लोग वहां देखना, और अपने साथ वालों को भी बताना कि मैं इस चैनल पे आ रही हूँ, तो वो लोग आपको कुछ बोलेंगे नहीं। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मम्मी उनको जा जा के बताती थी कि इस वाले चैनल पर आप देखिए, वो उसमें आती है। तो मैं आपको बताऊं कि जब 2.5 या फिर 3 साल का वक्त मुझे बीत रहा था मीडिया में, उस वक्त मुझे अप्रिशिएट किया गया लिटरली। उस वक्त मुझे लगा कि अच्छा चलो ठीक है, मेरा ये डिसीजन सही निकला। क्योंकि उस वक्त तक भी मैं कहीं ना कहीं डरी हुई थी कि यार कैसे होगा, हो भी पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आप आगे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। और फिर आपने तो कुछ किया भी नहीं, आप शुरुआत आपने की थी और आपको एंकरिंग मिल गई है, क्योंकि सुना बहुत था लोगों से कि एंकरिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आप जाएंगे आपको एंकरिंग नहीं मिल जाएगी, आपको पहले बहुत पापड़ जो है वो बेलने पड़ेंगे, उसके बिल्कुल। बाद ही आपको एंकरिंग मिलेगी, और हुआ भी। लेकिन इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं हुई 2.5 से 3 साल में। फिर घर वालों को भी यकीन हुआ कि चलो अच्छा है, अब टीवी पर भी आ रही है, लोग देख भी रहे हैं, मम्मी को लोग कह भी रहे हैं कि अरे यार आपकी बेटी तो इसमें आ रही है। तो सब लोगों ने मम्मी को बोला, और फिर घर वाले धीरे धीरे, अब घर वालों को इनफैक्ट अच्छा लगता है अगर मैं कभी बोलती हूँ कि मैं जस्ट फेड अप, इन सब से मैं परेशान हो गई, तो घर वाले बोलेंगे नहीं अच्छा है ना, दिख रही हो, अच्छा है, अ, होता रहता है, चलता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तो ये आजकल वो लोग सोचते हैं, लेकिन शुरुआत में दिक्कतें हर सेक्टर में मुझे लगता है कि हर फील्ड में आती है।
बिल्कुल, यानी बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं आपको भी यहाँ तक पहुँचने के लिए। और खास तौर पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएँ, अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं है, फैमिली आपके साथ नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन जो हम कह सकते हैं ना, वो बनी रहती है, जिसके बाद आप कभी भी 100% परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दीपा, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल। कि अभी घर वालों को अच्छा लगने लगा है, तो मतलब एक टाइम ये भी आता है इस इंडस्ट्री में, एक इसका ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं, या फिर नेगेटिव पॉइंट भी हम कह सकते हैं, कि इस फील्ड में आने के बाद आपको उतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, उतना टाइम नहीं मिलता है अपने घर वालों के साथ स्पेंड करने के लिए। कोई त्योहार है, नॉर्मल 9 to 5 जॉब होती है, लोगों को छुट्टियां मिलती हैं, लोग घर जाते हैं, लेकिन मीडिया वाले ना कोई छुट्टी, ना कोई बहाना, ना शादी, ना ब्याह, आपको अपनी जॉब करनी है 24/7। तो कभी उस चीज का मलाल मन में हुआ कि मैंने इतना सब कुछ किया इस फील्ड के लिए, लेकिन हम कई बार होता है ना कि सपनों को पूरा करते करते अपनों से ही थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, वो चीज कभी दिमाग में आई? सबसे ज्यादा नाराजगी कहूँ मैं, या फिर मैं कहूँ कि शिकायत घर वालों को इसी चीज से है कि तुमको टाइम नहीं मिलता है। हर किसी को टाइम की दिक्कत है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे होते हैं, हालांकि जब घर से आते हैं तो 7-8 दिन आराम से बीतता है, घर वालों से बात भी हो रही है, फ्रेंड से भी बात हो रही है, सब लोगों से हम लोग को भी बात बात प्रॉपर। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोग काम में ढलते हैं यहाँ आने के बाद, वैसे ही ना दोस्तों से बात हो पा रही है ना मम्मा लोग से। हालांकि माँ से तो रोज बात होती है, लेकिन फिर भी हम कट जाते हैं उन सब लोगों से। और दिक्कत जो है घर ना आने को लेकर है, बार बार यही कहा जाता है कि छुट्टी नहीं मिलती है। मम्मी को चाहिए कि जब घर जाना है तो पहले 1-2 महीने की छुट्टी लेके आओ। उनको लगता है कि आर्मी में है हमारी बच्ची और आर्मी से छुट्टी लेकर घर आ रही है, क्योंकि यहाँ से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। तुम भी जानती हो गरिमा, किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल। क्राइसिस चलती है हमेशा। वो एंकर्स की हर डिपार्टमेंट मीडिया में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको वीक ऑफ मिल जाए, हफ्ते में एक आपको छुट्टी मिल रही है, वही बहुत है। फिर कितने आवर्स आपको काम करना पड़ रहा है, दिन के आप कितने घंटे काम करते हैं एग्जैक्टली। वो भी अनगिनत है। और सुबह से लेकर शाम तक अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको घर वालों ने सुबह 7 बजे टीवी स्क्रीन पर देखा है और आपको वो दिन में दोपहर 3 बजे भी टीवी पर देख रहे हैं, तो उनको चिंता होती है। वो फिर ये पूछेंगे कुछ खाया सुबह से लेकर अभी तक आप लोग कैसे कर रहे हैं। मम्मी लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है बहुत हो गया, अब आ जाओ घर। ना अपना सेहत का ख्याल रखती हो, ना यहाँ पे किसी चीज का ख्याल है। तो उन लोग को बहुत मनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो आदत में हमारे ये शुमार है कि ओवर शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं। घंटों की परवाह नहीं है कितने घंटे निकल रहे हैं ऑफिस में। लेकिन घर वालों के सामने बहुत बड़ी यही दिक्कत है कि परिवार के लिए वक्त नहीं है। और आजकल मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है घर वालों को मीडिया से एक तरीके से वो लोग दूरी बनाते हैं। वो नहीं चाहते कि मीडिया में उनकी बच्चे जाए या फिर उनके घर से कोई भी हो, क्योंकि मीडिया में बहुत ज्यादा इस वक्त क्राइसिस है। हर जगह मैं कहूंगी, वो दिल्ली का मीडिया हो या फिर रीजनल मीडिया हो, ये हम राजस्थान में क्यों ना हो या फिर यूपी में ही क्यों ना हो, यूपी में ही आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस वक्त में सफर करना मीडिया में। और यही शिकायत घर वालों की भी रहती है। बिल्कुल, यानी उत्तराखंड से पहले यूपी और अब यूपी से राजस्थान में आप हैं, तो ये सफर कैसा था? मतलब अचानक से अलग-अलग जगहों पर जाकर अलग-अलग रीजन में काम करना, और फिर खास तौर पर वहाँ के मतलब रीजनल चैनल्स में काम करना। पहले उत्तराखंड की आप रहने वाली हैं, तो काफी नॉलेज जो आपको होती है ना, क्षेत्रीय नॉलेज की हम बात कर ले, तो आपको उत्तराखंड के बारे में ज्यादा पता होगा। फिर उसके बाद आपका यूपी में सिलेक्शन हुआ, तो यूपी की राजनीति आपको सीखनी पड़ी होगी, समझनी पड़ी होगी। और फिर यूपी में 2.5 से 3 साल काम करने के बाद अचानक से राजस्थान, वो कितना मतलब कैसे आपने एडजस्ट किया? पहले जैसे कि मैंने आपको बताया गरिमा, क्योंकि पहले तो ये सोचा भी नहीं था कि मीडिया में आना है या फिर इस एंकरिंग ही करनी है। अगर पहले से ही तैयारी अगर इन सब चीजों की होती तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। बहुत दिक्कतें शुरुआत में, मैं आपको बताऊं लिटरली, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था उत्तराखंड से मैं निकली थी लखनऊ के लिए, और उस वक्त मैं अकेली थी लखनऊ में। मेरे कॉलेज ने मुझे छोड़ा, एक सर आए थे हम लोग के साथ, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ था, बाकी किसी का नहीं हुआ था। तो उन्होंने मेरे को ला के एक हॉस्टल में छोड़ दिया था कि अब आपको, उन्होंने मेरे को रास्ता भी बताया, वो दिन मुझे आज भी याद है। उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है एंड देन राइट, वहां से जाएंगे एक ऑटो मिलेगा एंड देन आपको स्ट्रेट जाएंगे तो आपका ऑफिस है। उन्होंने मेरे को ये बताया और सर जो थे वो वहां से चले गए। और वो दिन मेरे लिए, कहते हैं ना कि एक दिन एक साल लगता है, वो दिन मेरे लिए एक साल की तरह था कि मैं सोच रही थी कि कल से मुझे मॉर्निंग से मुझे शिफ्ट करनी है, और मुझे आज ये नहीं पता कि मेरे ऑफिस का एड्रेस कहाँ है, मैं कैसे काम करूंगी या फिर मैं कैसे जाऊंगी।
लेकिन फिर भी आप वक्त बिताते हैं, आप रहते हैं, तो आपको सब कुछ। मैं उसी दिन शाम को निकली, मैंने कहा जहां भी होगा मैं चली जाऊंगी, पैदल जाऊंगी, मैं ऑटो नहीं लूंगी। उसके बाद मैं निकली और फिर मैं ऑफिस भी जाके मिली सब लोगों से, एंड देन फिर मॉर्निंग में जब मैं गई, तो शुरुआत में आप जब शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। आप वहां पर जा रहे हैं, आपके लिए स्टूडियो नया है, आपके लिए वो लोग नए हैं जिनको आप अभी जानते नहीं है, आप वो एंकरिंग जिस तरीके से हो रही है वो आपको बहुत नया लगता है। आप सोचते हैं कि ऐसे होता है क्या, मुझे लगता था कि एंकर्स तो अपने मन से सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर तो प्रॉपर टीपी होती है, आपको टीपी से जरा सा भी मिसमैच नहीं करना, आपको वही पढ़ना है जो टीपी में लिखा हुआ है, ऊपर से फिर बहुत चीजें बारीकियां होती है। शुरुआत में वहां पे जब पहला जो मेरा ऑफिस था वहां पे हालांकि बहुत दिक्कतें आई थी। आपको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं लोग, आपको अ, वो इंटर्न की तरह बोल रहे हैं, कोई सिखाने वाला पहला तो नहीं मिलता है। आप अगर कहीं पर एंटर करते तो आपको कोई बैठ के नहीं सिखाता कि आ जाओ बेटा आपको सिखाऊं, या फिर हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाएगा, आपको देखना है एंड देन सीखना है। आपके लिए चेयर वहां पे खाली नहीं होगी, कुर्सी नहीं है, आपको खड़े होके सब देखना है। और ये बहुत होता है। हालांकि मैंने ये सोच के मैं गई थी कि मुझे एंकरिंग करनी है, लेकिन जो रगड़ाई बोलते हैं ना, वो रगड़ाई हर जगह होती है। वो एंकर्स की भी शुरुआत में होती है। आप कोई एंकर नहीं है शुरुआत में, आपको जाना है। आप मैं 6 महीने तक ऑफिस गई। 6 महीने पहले मैं स्टूडियो में, 3 महीने मैंने एंकर्स को वॉच किया। 3 महीने में एंकर्स को देख रही हूँ वो कैसे एंकरिंग कर रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, शब्दों का क्या उच्चारण वो करते हैं, कैसे बोलते हैं। क्योंकि आपने बोला ना कि क्षेत्रीय चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी, क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है, आपने भी नोटिस किया होगा, हर जगह की अपनी एक भाषा होती है, रीजनल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड और बाकी उत्तराखंड के लोग अगर हिंदी भी बोलते हैं तो उनकी हिंदी में वो टच आता है उत्तराखंड का, जो वहाँ का टच आता है, रीजनल हाँ। लैंग्वेज। हाँ, वहाँ पे लोगों को स श की बहुत दिक्कत होती है, या फिर ज ज की बहुत दिक्कत होती है। तो वो चीजें ही आपको मैनेज करने में 3 से 4 महीना, 5 से 6 महीना, मुझे लगता है 1 साल लग जाते हैं आपको वो सीखने में कि बेसिक ये बारीकियां क्या हैं जो आपको एक एंकर बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल तो वो चीजें पहले तो आपको शुरू करना है, फिर वो ख्याल दिमाग से उतर जाता है। आपको फिर वो कुर्सी नहीं नजर में आती, आपको ख्याल आता है कि आपको कैसे अपना बेसिक मजबूत करना है, आपको कैसे अपना बेस मजबूत करना है, पहले आपको वो नजर आता है। और वहां पे हालांकि हुआ कॉपरेट कोई करता नहीं है। हालांकि ये बोल देते हैं कि आप आना, सुबह बैठना, 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे अनगिनत आपको स्टूडियो में बिताने हैं, और आपको सिर्फ एंकर्स को देखना है, उनको वॉच करना है। और शुरुआत 6 महीना मैंने वही किया। 3 महीना मैं स्टूडियो में बैठी, मैंने एंकर्स को वॉच किया, उनको देखा कैसे वो एंकरिंग कर रहे हैं, एंड देन फिर 3 मंथ्स मैं आउटपुट में आई, मैंने न्यूज रूम में देखा, और न्यूज रूम में किस तरीके से काम हो रहा है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से वहां पे काम होता है, लेकिन शुरुआत में बहुत मुश्किल है। आप अगर डरते नहीं है, आप अगर टिके रहते हैं, क्योंकि उसी वक्त में भी कितने सारे लोग होते हैं जो आपके आंखों के सामने उस एनवायरमेंट से गायब हो जाते हैं, वो ऑफिस से ही निकल जाएंगे, उनको नहीं पसंद आता वो एनवायरमेंट, इस तरीके से किसी के नीचे दब के काम करना, या फिर कोई आपको बोल रहा है अरे वो फाइल लेके आओ। अगर कोई आपको ये बोल दे कि अरे वो फाइल उठा, अरे वो कप उठा, अरे वो गिलास उठा, तो वो चीजें बहुत खराब लगती है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप में पेशेंस है तो फिर एक दिन जरूर आता है। फिर उसी में 7वां ही महीना था जब मेरी एंकरिंग शुरू हुई थी, मैंने बुलेटिन शुरू किया था मॉर्निंग का स्लॉट मुझे दिया गया था पूरी। उसके बाद मुझे याद है कि मैं वहां पे 1.5 साल तक रही, और मैंने वहां पे प्रॉपर बुलेटिन किए, तो कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि वो 6 महीना मेरे लिए बहुत भारी थे। 6 महीना आपको कोई नहीं सिखाता, आपको खुद सीखना पड़ता है। बिल्कुल, यानी स्टार्टिंग का जो फेस होता है उसमें आप अगर, दरअसल मुझे लगता है दीपा वही टाइम होता है जब हमारे अंदर की जो पहचान है ना वो सामने आती है कि हम कितना दे सकते हैं इस फील्ड को और कितना पेशेंस हमारे अंदर है, क्योंकि उसके बाद तो फिर राइट। आपको सब कुछ थाली में परोस के मिलता है, आपको सिर्फ प्रेजेंट करना होता है। तो दीपा, जैसा कि आपने कहा कि स्टार्टिंग का फेस बहुत मुश्किल होता है, तो आजकल के जो लोग हैं जो पत्रकार बनना चाहते हैं वो स्टार्टिंग में ही ये सोचने लगते हैं कि उन्हें आज तक में जॉब कैसे मिलेगी, आर भारत में जॉब कैसे मिलेगी, मतलब सीधा नेशनल का सपना देखने लगते हैं, और खास तौर पर एंकर बनने का सपना देखने लगते हैं। मतलब कब देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको पूरा किस रास्ते पर चलकर करना है, क्या ये समझना बहुत जरूरी नहीं हो जाता? जैसा कि आपने बताया कि 3 महीने आप एंकर्स को देखते रहे, स्टूडियो में रहे, यानी एंकरिंग की हम कह सकते हैं इंटर्नशिप आपने पूरी तरह से की, लेकिन 3 महीने उसी के साथ साथ आपने आउटपुट पर भी बिताया, ताकि आपको जो पर्दे के पीछे की पूरी कहानी है ना वो आपको पता हो। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के लोगों को, आप वो समझाइए।
बिल्कुल, क्योंकि आप आउटपुट में भी काम करते हैं गरिमा, आउटपुट में भी बहुत सारे काम होते हैं, वो बहुत नीचे से लेकर बहुत ऊपर तक का। एक आपको वो भी आदमी मिलेगा जो टिकर चला रहा है, जो खबरें आपके पास रॉ भेजी जा रही हैं, आप उनको टिकर, नीचे जो एक पट्टी होती है जो मीडिया की लैंग्वेज में या फिर पत्रकारिता में मैं कहूँ, या टेलीविजन मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें सबसे नीचे की जो पट्टी होती है, जिसको नॉर्मल कोई भी जो आ रहा है मीडिया हाउस में एंटर कर रहा है, तो उसको कहा जाता है कि पहले वो टिकर चलाना वो सीख जाए, पहले वो टिकर चलाना उसको आ जाए। तो वो टिकर भी आपको चलाना पड़ता है। मैंने भी वो टिकर चलाया है, मैं बैठ के मैंने अपने जो वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए बाद में आते थे बच्चे, मैंने उनको भी ट्रेन किया, मैंने उनको भी सिखाया है। तो मैं वही बोल रही हूँ, शुरुआत में आपका पेशेंस ही चेक किया जाता है। आप पहले बहुत ज्यादा आपकी रगड़ाई होगी, आपको खुद में ये फील होगा कि कहाँ फंस गए यार, यहाँ से निकल जाओ। आपकी अच्छी खासी कॉलेज की लाइफ चल रही थी, अच्छी खासी आप वहाँ पे दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे, कहाँ आप अकेले हॉस्टल के रूम में कैद हो गए, यही आपको लगता है। क्योंकि लिटरली मेरे साथ भी वहाँ पे यही हो रहा था। जब मैं 9 घंटे मैं स्टूडियो के अंदर एंकर्स को वॉच करके निकलती थी और अपने रूम पे जा रही थी, वो कहते ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वही वाला हिसाब किताब हो गया था। मैं जब वहां से आ रही थी तो ऑफिस, ऑफिस से रूम, रूम से ऑफिस, यही सब चल रहा था। और उस वक्त रूम पे बैठ के आप ये सोचते हैं कि आपने क्या किया 9 घंटे, आपने किसी और को एंकरिंग करते हुए देखा, आपको मौका नहीं मिल रहा है। आप अगर मौका मिलेगा भी तो क्या आप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, आप कैपेबल हैं, आप में वो टैलेंट है, आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है उस वक्त जो आपके दिमाग में चलती हैं, और उस वक्त सडनली दिमाग में ख्याल भी आता है कि बहुत हो गया, अब आपको निकलना है। मैंने कितने साथ मेरे हॉस्टल में जो लोग रहते थे, एक लड़की मेरे साथ ही थी जो वही मेरे चैनल में ही इंटर्नशिप कर रही थी, उसने मेरे सामने ही विद इन, मुझे लगता है कि कितने 10 या 11 दिन के भीतर उसने छोड़ दिया था। वो लिटरली अपने घर चली गई थी, वहां से मुझे कॉल करके बोल रही है नहीं हो पाएगा, मैं अपना देख लूंगी जो मुझे करना है। कहा मैं अपना अलग से सीए की तैयारी कर रही थी और मैं गलती से फंस गई। तो मैंने कितने लोगों को अपने सामने देखा जो हमारे सर्किल में थे, जिन्होंने, हम लोगों ने मास कॉम साथ में किया था। उनमें से मुझे मुश्किल से याद है कि 1 या 2 बंदे अभी ऐसे हैं जो वर्किंग है, जो मीडिया में वर्किंग है, जो हम लोगों की तरह काम कर रहा है। बाकी 30 से 40 बच्चों का बैच था, उनमें से सिर्फ 2 लोग वर्किंग हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से प्रेशर होता है शुरुआत में, कितना पेशेंस चाहिए होता है। आप सडन जाएंगे, या आपको अभी से अपना माइंड सेट करना होगा कि अगर आप जाएंगे तो आपको जाते ही वो एंकरिंग की कुर्सी नहीं मिलेगी, आपको एंकरिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। पहले आप सीखेंगे, आप खुद को प्रूव करेंगे, एंड देन आपको चांस मिलेगा। और चांस सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आपको आपके बॉस ने चांस दिया, आपको ये बोला कि आपको जाके एंकरिंग करनी है, आज फलाना एंकर नहीं आया, आज वो एंकर नहीं आया, तो आपको उसकी जगह एक बुलेटिन लेना है। और उस वक्त आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अगर आपको बोल दिया कि आपको करना है तो आपको करना ही है, और आपको बहुत अच्छे से करना है। ये नहीं कि आपको सिर्फ करना है, आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर जब आप अच्छे से करेंगे तो ही आपको मौका मिलेगा। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपकी इंटर्नशिप खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं, बस आपका सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। आपको ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आप मौका आगे आपको देंगे, या फिर आप चाहते हैं कि आपको दोबारा से रिपीट करवाया जाए, आप चाहते हैं कि आपकी फिर से ट्रायल हो। ये मौका नहीं मिलता। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, हमसे भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से बच्चे आते हैं, वहाँ पे उनका भी ट्रायल होता है। और कहीं पे भी आप यकीन मानिए कि आपके ना भतेरे ऑप्शन है, एक हम लोग भतेरे यूज करते हैं बहुत सारे, आपके हर जगह बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप नहीं तो आपके जैसे हजारों वहां पे लोगों को मिल जाते हैं। वैसे ही मैंने कहा ना कि हम लोग रीजनल मीडिया में है। आप दिल्ली में देखिए, आप अगर यहाँ रिजाइन करने के बाद दिल्ली अगर आप ट्राई करती हैं तो दिल्ली में आपके भतेरे ऑप्शन है। आप अगर एक गलती करते हैं तो आपकी जगह लेने वाले वहां पे हजारों मिल जाएंगे, आपको तुरंत हटा दिया जाएगा, दूसरे को आप पिक किया जाएगा, दूसरे को लिया जाएगा, और वो जगह, जो जगह कल तक किसी और की थी, वो किसी और को दे दी जाएगी। तो यही होता है। अगर आपको मौका मिल रहा है तो उस मौके को भुनाइए बहुत अच्छे से। सिर्फ आपको करने से नहीं होगा, बहुत अच्छे से करना होगा, तभी स्टैंड कर पाएंगे। और पेशेंस तो बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं पर भी किसी भी, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एंकरिंग में या फिर सिर्फ मीडिया में, मुझे लगता है कि आप किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आप पेशेंस रखिए, आप पूरा वक्त दीजिए, एंड देन तभी वो अच्छे से होगा। वरना तो होने के लिए तो आप निपटा दीजिए उसको, आप कर दीजिए, आपको सिर्फ आज के दिन के लिए निपटाना है तो आप निपटा दीजिए, लेकिन अच्छे से तभी हो पाएगा जब आप चाहेंगे और उसको पूरा वक्त देंगे। तो बहुत पेशेंस चाहिए। बिल्कुल, यानी दीपा हमें अपने आप को तैयार रखना होगा, बस हमें उस मौके का इंतजार करना होगा जो हमें मिलता है, और उस मौके पर अपना बेस्ट प्रेजेंट करना होगा ताकि हम आगे बढ़ सके। दीपा, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो लोग एंकर बनना चाहते हैं या फिर जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, पत्रकार हम कह लें, क्योंकि एंकर तो एक उसका पार्ट होता है, सबसे पहले पत्रकार बनना बहुत जरूरी है, उनके लिए आपकी ओर से क्या टिप्स है?
मैं जैसे कि मैं बार बार यही कह रही हूँ गरिमा, कि अगर कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आप एक पत्रकार अच्छा बन सकते हैं, आप एक मीडिया कर्मी अच्छा बन सकते हैं, या फिर आप एक एंकर अच्छा बन सकते हैं, तो उसके लिए पहले आपको अच्छे से पेशेंस रखने वाला बनना पड़ेगा। क्योंकि आपको हर जगह, आप कहीं भी जाइए, आप अपने कॉलेज में अगर एंट्री लेते हैं, वहां से रजिस्टर होते हैं, तो आपको वहां पर भी पेशेंस चाहिए। फिर आप अगर इंटर्नशिप करने के लिए कहीं पर जाते हैं, तो आपको वहां पर भी पेशेंस चाहिए। और आपको अगर वो कुर्सी नहीं मिलती है जिसके लिए आपने मास फॉर्म किया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं हो पाएगा, अरे वो लोग तो कुर्सी दे ही नहीं रहे हैं। कुर्सी सबको मिल जाती है अगर आप पेशेंस है आपके अंदर, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि कुर्सी आपको मिले, तो आपको पेशेंस रखना होगा। एकमात्र सूत्र ही यही है, मैं तो यही कहूंगी कि फॉर्मूला है आपके पास, कि सिर्फ आप पेशेंस रखिए। क्योंकि हम लोगों को तो गाइड करने वाला मुझे लगता है कि कोई नहीं था। अगर उस वक्त में भी कोई गाइड करने वाला अच्छे से मिल पाता, तो आज मुझे नहीं लगता कि हम लोग अभी यही होते, या फिर कुछ हम्म। अच्छा, इससे भी अच्छा कर रहे होते। अभी मैं तो थैंकफुल हूँ आपकी भी, क्योंकि आप तो लोगों को ऐसे अवेयर कर रही हैं, फिर बता रही हैं वो तमाम बच्चों को जो चाह रही हैं कि वो मीडिया में जाए, या फिर एंकरिंग करे, पत्रकार बने। उन सभी के लिए बहुत अच्छा एक गाइडेंस है। क्योंकि ये गाइड हर किसी को नहीं मिलता, हर कोई जाके आपको ये बताता नहीं है कि आपको किस तरीके से एंकरिंग करनी है, या फिर आपके लिए क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। मैं सिंपल से यही कहूंगी, आप पेशेंस रखिए, और पेशेंस के बाद सब कुछ मिल जाता है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। सही तरीके से करने के लिए पेशेंस होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल दीपा, जैसा कि हमारी जो फील्ड है बहुत जिम्मेदारी भरी फील्ड है, क्योंकि हम सिर्फ अपना काम नहीं करते बल्कि हम सच सामने लेकर आते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं और कई बार वो मुद्दे उठाते हैं जो कोई नहीं उठा रहा होता, ताकि इस समाज का हित हो सके। लेकिन आज का जो मीडिया है इसको लेकर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, बहुत तरह के सवाल मीडिया पर उठा दिए जाते हैं। उनकी कार्यशैली भी, क्योंकि बहुत बदलाव आ चुका है आजकल के मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से चीखम चिल्ली, किसी एक खबर को रगड़ देना, अगर उस खबर से टीआरपी मिल रही है तो उस पर ही 3-4 महीने बता देना। इसको लेकर आपको क्या कहना है? क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव वाकई में होने चाहिए, या फिर ये जो चीखम चिल्ली वाला मीडिया है यही सही है? मैं एक बात कहूंगी गरिमा, क्योंकि मैं उसकी पक्षधर हूँ। कहते हैं ना कि पक्षधर किसी का होना, मैं उसकी पक्षधर हूँ। मुझे लगता है कि अगर सन्नाटे से आप किसी चीज को अच्छी जानकारी दे सकते हैं, या फिर व्यूवर्स तक आप सही जानकारी पहुंचा सकते हैं शांति के साथ, तो फिर आपको शोर की जरूरत क्यों पड़ रही है? और आजकल यही मीडिया में हो रहा है। लगातार हर चैनल, आप घर पे मेरी बात होती है, वो लोग मीडिया से इतना फेडअप हो चुके हैं, या फिर चैनल्स की चिकम चिल्ली से इतना परेशान हो चुके हैं, वो लोग न्यूज देखना उन्होंने बंद कर दिया। वो लोग नहीं देखते न्यूज। और ये आज की स्थिति है। और जब हम लोग छोटे थे, या फिर हम लोग इस एज में थे कि हम लोग समझ रहे हैं चीजों को क्या हो रहा है, उस वक्त पत्रकारिता अलग थी। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो पत्रकारों की भूमिका मैं कहूँ, या फिर जो न्यूज चैनल्स थे, उनकी भी जो तस्वीर थी वो अलग थी। अभी बहुत ज्यादा ये परिवर्तन हो गया। और मुझे लगता है कि आखिरी में जो होता है वो टीआरपी का खेल होता है। अगर आपकी टीआरपी लुढ़की, तो आपको उसी की तरह बनना पड़ेगा, या फिर उसी की तरह आपको भी रिएक्ट करना पड़ेगा जिसकी टीआरपी आपसे बेहतर आ रही है। और आजकल नेशनल मीडिया में यही खेल चल रहा है। किसी को इंसाफ की बात नहीं हो रही। किसी मर्डर का जो पहलू है उसको सुलझाना नहीं है, किसी ने सुसाइड किया उसको नहीं सुलझाना, किसी मुद्दे का हल निकालना नहीं है, बल्कि अपनी समस्या का हल निकालना है। और इसीलिए, क्योंकि हम लोग लगातार, हम लोग तो हालांकि रीजनल मीडिया, हम लोग इतना नेशनल वालों को कवर नहीं करते, हम लोग बहुत कम कवर करते हैं, और हम लोग इतना स्पेस देते भी नहीं है। हम लोग हाथरस की 2-4 खबरों को, आजकल आपने कहा कि जो हालिया रिसेंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर आपका सवाल था, मैं कहूंगी हम लोग हाथरस के मुद्दे को लेकर 2-3 खबरें चलाते हैं। राहुल गांधी गए, हम लोग ने खबर चलाई। प्रियंका गांधी जा रही है, हम लोग ने खबर चलाई। एक्शन हुआ, हम लोग ने खबर चलाई। लेकिन नेशनल मीडिया सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि सवाल जो नॉर्मल व्यूवर्स हैं या फिर जो आम लोग हैं वो ये भी पूछते हैं ना कि रेप सिर्फ हाथरस में नहीं हुआ। हाथरस के रेप कांड के बाद हजारों जगह से रेप की खबरें आई, या फिर सुसाइड सिर्फ बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं किया, उसके बाद से हजारों खबरें आई, या फिर मैं कहूँ अनगिनत खबरें आई जहाँ पर लोगों ने सुसाइड किया, बच्चों ने सुसाइड किया, मर्डर की खबरें आई। हम्म। आपने उन खबरों को तवज्जो नहीं दी, क्योंकि एक नॉर्मल पत्रकारिता का उसूल क्या है कि आप जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को, जहां जहां पर भी जो घट रहा है, आप वो चीजें सामने रखेंगे। लेकिन आजकल वो नहीं हो रहा, और ये दुर्भाग्य से ही नहीं हो रहा। हम लोग खुद मीडिया में, हम लोग खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है, और जब हम लोग ये कह रहे हैं कि वो नहीं हो रहा है, तो ये दुर्भाग्य से ही कहना पड़ रहा है। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा शोर शराबा भी है, और इसमें जो असल मुद्दे हैं वो कहीं गुम हो गए। और ये मुझे लगता है कि जो सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है, या फिर नेशनल मीडिया में इस वक्त चल रहा है,
वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का मसला है, किसी का मर्डर का मसला नहीं है, किसी की सुसाइड की यानी कुत्ती को सुल जाने का मसला बिल्कुल, नहीं है, यानी ये सिर्फ और टीआरपी की सिर्फ रेस टीआरपी में, का मसला है। जी, हम्म। यानी टीआरपी की रेस में सब भाग रहे हैं और सिर्फ उनका मकसद भी टीआरपी ही है। जनता को समझना होगा कि कौन सा चैनल सही खबर दिखा रहा है, और उसे खुद से बिल्कुल। इतना मतलब समझदार बनना होगा कि आप समझ सको कि कौन सी खबर है और कौन किसका ओपिनियन, क्योंकि बहुत अंतर होता है ना ये अपनी बात रखने में और सच्चाई को सामने रखने में। आप क्या सोच रहे हो ये मैटर नहीं हम्म। करता, सच्चाई क्या है वो मैटर करती है। दीपा, वक्त बहुत हम्म। कम है, बहुत जल्दी जल्दी आपसे सवाल करूंगी। देखिए, आप भी इस इंडस्ट्री में 4 से 5 सालों से है, मीडिया इंडस्ट्री को लड़कियों के लिए बहुत सारे लोग सेफ नहीं मानते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। हालांकि शुरुआत में जब आप आते हैं, सेफ नहीं है ये कहना गलत होगा, सेफ है, लेकिन आप डरे नहीं तो आपके लिए हर जगह सेफ है। आप कहीं पर भी रहें, आपके अंदर अगर डर नहीं है, आप अगर कॉन्फिडेंट है, तो आपके लिए फिर हर जगह सेफ है। हालांकि शुरुआत में लगता है जब आप नहीं उस चीज का हिस्सा होते हैं, पार्ट नहीं होते हैं, तो आपको डर लगता है कि अगर फैमिली भी वरीड होती है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए सेफ नहीं है, एनवायरमेंट नहीं सेफ होता, वहाँ पे लड़कियों को ग्राउंड पे जाना पड़ता है, आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आप कैसे कैसे न जाने कितने लोगों की भीड़ में जाते हैं, कैसे कैसे वहाँ पे आप लोगों को सामना करना पड़ता है, वो चीजें होती है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप के अंदर डर नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से, अगर आप कर सकते हैं जो कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आप उससे भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट को ही बिल्कुल, माना जाएगा, आपके टैलेंट को ही तवज्जो दी जाएगी, और फिर वो सेकेंडरी हो जाती है। आप अगर हैं अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, तो फिर एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई आपके लिए फिर गलत एनवायरनमेंट मीडिया में नहीं है। बिल्कुल, हालांकि ये धारणा यानी बनी हुई है आपका जो कि काम गलत ही मुझे आपको लगता है। आगे लेकर जा सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल, यानी दीपा काम ही है जो आगे लेकर जा सकता है और उसी के दम पर आप अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे। दीपा, एक और चीज है जो बहुत ज्यादा कही जाती है, गोदी मीडिया, ये शब्द बहुत ज्यादा सामने रहता है, बिकाऊ पत्रकार, इस तरह के शब्दों को सुनकर एक अच्छा पत्रकार जो होगा उससे बहुत ज्यादा मतलब हर्ट होता है, हम भी कह सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या वाकई में ये लोग मतलब है मीडिया में, और अगर हैं तो वाकई में जो पत्रकार बन चुके हैं, जो एक मुकाम पर हैं, उन्हें किस तरह से रहना चाहिए, कितना न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि पत्रकार अलग होता है और पक्षकार अलग होता है। इन दो चीजों का जो अंतर है ना, वो किस तरह से मतलब अपने पेशे को कैसे निभाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है गरिमा, मैं सिंपल सा आपको समझाना चाहूंगी कि जो मीडिया या फिर जो पत्रकारिता है, वो ना पक्ष होता है ना विपक्ष होता है, वो निष्पक्ष होता है, वो किसी के हक में नहीं होता, वो तराजू नहीं होता कि आप कभी इधर डोल रहे हैं कभी उधर डोल रहे हैं। पत्रकारिता निष्पक्ष होती है, और अब जब आप निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं या फिर आप निष्पक्ष वो रिपोर्ट जनता के सामने रख रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही आता है। आप हालांकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कैंपेन चल रहा है, गोदी मीडिया को बाइकआउट करो, या फिर गोदी मीडिया वाले हैं ये लोग सच नहीं दिखाएंगे, और ये धारणा क्यों बनी लोगों के बीच में, लोग ये परसेप्शन क्यों रख रहे हैं मीडिया के लिए, ये इसको भी जानने की अभी जरूरत है। मुझे लगता है कि इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत यही जानने की है कि आखिर लोगों का विश्वास पत्रकारिता से, लोगों का भरोसा है। हालांकि उनको लगता है कि प्रिंट मीडिया में वो चीजें नहीं होती है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस वक्त अभी चल रहा है। क्योंकि प्रिंट मीडिया में हम देखते हैं कि अगर आप अभी प्रिंट मीडिया अखबार खोल के देखते हैं, तो आपको लगता है कि अभी भी जो जमीनी मुद्दे हैं वो दिखाए जा रहे हैं, अभी भी आपको लगता है कि पत्रकारिता जिंदा है प्रिंट मीडिया अखबार अगर आप खोल के देखते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो आपको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। अगर आप गोदी मीडिया कहा जाता है लोगों की तरफ से, या फिर सोशल मीडिया पर अगर आपको, कई दफा हम लोग की खबरों में ये नीचे कमेंट आया रहता है, हम लोग खुद जो खबर पढ़ रहे हैं उसमें नीचे लिखा होता है, अरे आप लोग क्या सच बताएंगे, आप लोग खुद गोदी मीडिया है, आप लोग तो बिक चुके हैं, अरे आप लोग तो इनके साइड में लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बस एक धारणा मात्र है, मुझे लगता है आपका देखने का नजरिया है, क्योंकि हर तरह के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। नॉर्मल जो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग वो हैं जो जमीन पर भी एक्टिव है। जो जमीन पर एक्टिव होता है उनकी बातें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती हैं, जो गलत तरीके से कमेंट कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से मैसेजेस कर रहे हैं। क्योंकि जो जमीन का आदमी होगा, जो नॉर्मल किसान है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो नॉर्मल, जिसको लगता है कि परीक्षाएं लेट हो रही हैं, जिसको लगता है कि परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, किसानों को लगता है कि जो अभी अमेंडमेंट केंद्र की सरकार लेकर आई, अगर उनको ही लगता है कि वो गलत है, तो वो लोग सड़कों पर उतर कर उसका विरोध करते हैं, ना कि ये बोल के कि अरे गोदी मीडिया हम लोग की भी बंद कर देते हैं, हम लोग नहीं देखते। क्योंकि आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके सामने कोई बातें रखी जा रही बिल्कुल, हैं या फिर कोई खबर आपको दिखाया जा रहा है, तो उसमें सत्यता है, या आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम बार बार कहते हैं, और ये बार बार बताने की जरूरत मीडिया को क्यों पड़ रही है? हालांकि थोड़ा आत्म मंथन की जरूरत मुझे लगता है कि मीडिया कर्मियों को भी है, जिनको लगातार ये कहा जाता है कि गोदी मीडिया है, उनके उस रवैये बिल्कुल को भी उनको सुधार करने की जरूरत है, जहां पर पक्ष विपक्ष का वो तराजू लेकर चलते हैं। और ये पैमाना आखिर सेट किसने किया, कौन सा पैमाना है जो ये बताता है कि ये गोदी मीडिया है या फिर ये गोदी मीडिया नहीं है? इसको भी समझने की जरूरत है, मुझे लगता है उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और नजरिया बदलने की भी जरूरत है। आप अगर सच देखेंगे, अगर जमीन पर देखेंगे, तो आपको फिर वो गोदी बिल्कुल मीडिया दिखाई यानी नहीं देगा, आपको प्रिंट के जो अखबार में हम्म, छपी खबरें हैं उनकी सच्चाई नजर आएगी। बिल्कुल यानी दीपा थोड़ा सा मीडिया को भी विश्वास एक तरफ मतलब जीतना होगा जनता को, और जनता को भी समझना होगा कि आखिर वही जो वही खबर मैंने कहा, दिखाई जा रही है वही वो मैं कितना न्यूट्रल होकर पत्रकार दिखा रहा है। बिल्कुल दीपा, एक आखिरी सवाल, गॉसिप विद गरिमा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गॉसिप विद गरिमा के लिए मैं कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा इनिशिएट तुमने किया है गरिमा, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमको। क्योंकि ऐसे मैंने जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि इतना गाइडेंस करने वाला अगर हमको कोई होता, जो हमको ये बता पाता कैसे एंकरिंग होती है, कैसे आप न्यूज रूम के अंदर एंटर कर सकते हैं, कैसे ये कहते हैं ना कि जो पत्रकार होते हैं या फिर मीडिया कर्मी होते हैं उनको न्यूज की खुशबू आती है। मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, कि अगर आप ऐसे पत्रकार आपको होने बिल्कुल चाहिए, या फिर ऐसे मीडिया कर्मी या फिर एक ऐसे जर्नलिस्ट आप बनिए जिससे आपको, आप अगर मीडिया हाउस में एंटर करें, आप अगर अपने न्यूज रूम में एंटर करें, तो आपको न्यूज की खुशबू आए। और ये कैसे आ पाएगी, ये बताने के लिए आपने ये जो इनिशिएट किया है, या फिर जिस तरीके से आप लोगों को लगातार बता रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो चाहते हैं कि वो एंकर बने, एंकरिंग करें, उनके लिए बहुत अच्छा जरिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि आपकी एक तरीके से मुहिम ही मैं कहूंगी इसे, जो आप चला रही है यूट्यूब पे, और वो सफल हो, और बिल्कुल। आपके पे बहुत बड़ा ये चैनल बने, और आपके जरिए जो आपके व्यूवर्स थैंक हैं, जो यू। देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके फैंस हैं, उनको भी जल्दी से वो मुकाम मिले जो वो चाहते हैं। अगर एंकरिंग वो बनना चाहते हैं, एंकरिंग करना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, जल्दी से वो एंकर बने, और आपको ही उनके इंटरव्यू को लेने का मौका मिले। बहुत सारे गुड विशेस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपा, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ अपने सफर को साझा करने के लिए आप हमारे साथ आई और इतना वक्त आपने हमारे साथ बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, अगले संडे हम आपसे थैंक फिर रूबरू होंगे एक यू। नए मेहमान के साथ। आज के इस एपिसोड में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए, और जर्नलिस्ट अड्डा में हम एक बार फिर से आपके सामने होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।